अगर मैं आर्य निर्मात्री सभा द्वारा जून माह में आर्य निर्माण का कुल आंकड़ा मैं बताऊं तो आर्य निर्मात्री सभा द्वारा 14 लघु गुरुकुलों का आयोजन किया गया, जिसमें से 2 महिला सत्र रहे। महिला सत्रों में जो आर्या बनकर तैयार हुए वो 211 की संख्या रही और जो 12 सत्रों में पुरुषों की संख्या रही वो 335 रही। अगर दोनों का कुल कर दिया जाए तो 546 लोगों ने आर्य सिद्धांतों को जाना है। आर्या गुरुकुल महाविद्यालय करनाल में 12 से 19 तारीख को आर्या उपदेशिका कक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 38 महिलाओं ने विद्या को आगे बढ़ाया, अर्थात आर्य प्रचारिका उपदेशिक कक्षा को पास किया। जो कक्षा आचार्य सुशीला जी, आचार्य इंदिरा जी, आचार्य सुमनवती जी, आचार्य चांदकौर जी आदि के सानिध्य में संपन्न हुई। वहीं दूसरी ओर 13 से 19 तारीख तक आचार्य गुरुकुल महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के उपकेंद्र में जो मेरठ में बन रहा है, उस उपकेंद्र में भी एक आर्य प्रचारक कक्षा अर्थात आर्य उपदेशक कक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 40 युवाओं ने भाग लेकर आर्य सिद्धांतों को और दृढ़ता से जाना। राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा द्वारा गुरुकुल भाली आनंदपुर में 40 आर्य प्रचारकों ने उपदेशक कक्षा पास करने के बाद प्रवक्ता कक्षा का एक भाग पास कर लिया। उस कक्षा में 40 आर्यों ने भाग लेकर सामवेद पारायण पाठ किया। पूरा सामवेद का पारायण वहां हुआ, पूरा रोहतक वेद मंत्रों से गुंजायमान किया उन 40 हमारे आर्यों ने। राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा रोहतक गुरुकुल भाली आनंदपुर में अपने आर्यों के लिए 400 मीटर का रेसिंग ट्रैक बना चुकी है। 1000 युवाओं को एक साथ आर्य क्षत्रिय बनाने के लिए एक हॉल का निर्माण हो चुका है, रसोई का निर्माण कर दिया गया है, शौचालयों का निर्माण हो गया है, वहां पर रस्सा चढ़ने की व्यवस्थाएं हो गई हैं। उसके बाद आप सभी के पास सूचना आ जाएगी कि आप राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा के तत्वाधान में जो एक ट्रेनिंग रखी जाने वाली है 10 से 15 दिन की, उस ट्रेनिंग में अवश्य भाग लीजिए। वह ट्रेनिंग आपको आपके समाज की रक्षा करने के लिए आपकी ऐसी मजबूत रीढ़ की हड्डी बनेगी, क्योंकि उस ट्रेनिंग के बाद आप विद्या युक्त होकर समाज के, परिवार की, राष्ट्र की रक्षा कर पाओगे। राष्ट्रीय आर्य संरक्षण सभा भी आर्य महासंघ का संगठन है। इसमें 160 लोगों का कार्यकर्ता अधिवेशन कुरुक्षेत्र में संपन्न हुआ और 300 आर्यों का कार्यकर्ता अधिवेशन जींद में संपन्न हुआ। जींद के अधिवेशन के मुख्य वक्ता आचार्य उपाध्याय जी, आचार्य हनुमत प्रसाद जी रहे। वह कुरुक्षेत्र के अधिवेशन के मुख्य वक्ता आचार्य संजीव जी मुजफ्फरनगर से, वह आचार्य धर्मपाल जी कुरुक्षेत्र से रहे। इसके साथ साथ आर्य संरक्षण सभा द्वारा ही देश भर में 200 आर्य समाजों की स्थापना कर दी गई है केवल जून माह में, और 200 के 200 आर्य समाज व्यवस्थित रूप से सुचारू ढंग से चल रहे हैं। आर्य महासंघ जो आर्य समाजों की स्थापना कर रहा है, उन सभी की विधि एक है और संसार भर के आर्यों को एकता सूत्र में बांधने का कार्य भी आर्य महासंघ ही कर रहा है और निरंतर यह कार्य चालू है। और आर्य महासंघ का सहयोग आज तो आर्य प्रतिनिधि सभाएं भी कर रही हैं, आर्य सार्वदेशिक सभाएं भी कर रही हैं, आर्य समाजें भी कर रही हैं। आइए हम सभी लोग, आप सभी जो लोग सहयोग नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, बैठकर मंत्रणा करें और आर्य महासंघ के सहयोगी बने। और देश भर में जहाँ जहाँ आर्य समाज स्थापना नहीं हुई है, हम सभी लोग आर्य समाजों की स्थापना कराएं और एक बार बना दें इस भारत को, दोबारा से क्या बना दें, आर्यावर्त। और आर्यावर्त की नींव कहाँ से निकलती है? आर्यों से। तो आओ आर्य निर्माण में सहयोगी बने आर्य महासंघ के। इसके अतिरिक्त आर्य संरक्षण सभा द्वारा आर्य समाज संचालकों की कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ साथ आर्य संरक्षण सभा द्वारा ही संध्या प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया। एक सत्र जो संध्या प्रशिक्षण सत्र का कैथल में आयोजित किया गया। सभी को नमस्ते जी, मैं नील आर्य आप सभी के मध्य में एक बार फिर से उपस्थित हूँ आर्य जगत के समाचारों को लेकर। आर्य जगत के समाचारों की बात हो और आर्य महासंघ की बात ना हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि आज संसार भर में अगर आर्यों के लिए, आर्यों की उन्नति के लिए संसार भर में कोई कार्य कर रहा है, सबसे ज़्यादा कोई कार्य कर रहा है तो केवल और केवल आर्य महासंघ कर रहा है। और आर्य महासंघ का कार्य इतना व्यापक है कि वह सारा कार्य हम तक अर्थात आर्य जगत की टीम तक नहीं पहुंच पाता है।
इसी का परिणाम ये है कि आर्य महासंघ ने जून माह में जो कार्य किया था उसकी कुछ खबरें, कुछ जानकारियाँ, कुछ समाचार जो जून माह में छूट गए थे और हम तक नहीं पहुँच पाए थे, हम आज इस कड़ी में उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और इस कड़ी में चर्चा करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आर्य महासंघ ने जून माह में एक ऐसी पहल का प्रारंभ किया है जो एक, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो आर्य महासंघ ने एक और आश्रम का उद्धार करने का बीड़ा उठा लिया है। आप कहेंगे वो कैसे? हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार ऋषियों ने हमें 4 आश्रम बताए और चारों आश्रमों पर आर्य महासंघ बहुत व्यापक रूप से, बहुत नियोजित तरीके से कार्य कर रहा है। सबसे पहले आर्य महासंघ ने ब्रह्मचर्य आश्रम को सुधारने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, एक एक ब्रह्मचारी को विद्या युक्त करने के लिए आर्य छात्र सभा बनाई। और यह छात्र सभा जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, उससे लेकर जब तक वह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है तब तक उसको विद्या देने का प्रकल्प यह आर्य छात्र सभा चलाती है। और आर्य छात्र सभा के जो आर्य कार्यकर्ता हैं, वह कार्यकर्ता सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक वह बालक उस विद्या से युक्त हो जिस विद्या से कभी श्री कृष्ण युक्त थे, जिस विद्या से कभी श्री रामचंद्र जी युक्त थे। इसीलिए छात्र सभा ब्रह्मचर्य आश्रम के ऊपर विशेष कार्य करती है। और राष्ट्रीय आर्य छात्र सभा छात्रों के लिए 5 दिवसीय गुरुकुलों का भी आयोजन समय समय पर करती है। कोरोना के काल के दौरान यह आयोजन बंद हो गए थे, परंतु अब आप शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही उन आयोजनों की गतिविधियां भी आप समाज में देखेंगे। और आप से आशा करूंगा कि आपके घरों के भी छात्र उन लघु गुरुकुलों में, 5 दिवसीय गुरुकुलों में अवश्य जाएं। उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के लिए हमारा प्रत्येक गृहस्थ, हमारे प्रत्येक गृहस्थी, पूरे जितने परिवार हैं वो विद्या युक्त हो जाएं, वो भी धर्म संगत कार्य करें, विद्या युक्त रहकर शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हुए संयमित गृहस्थ कैसे बने, गृहस्थी कैसे करें, उसके लिए कार्य करती है राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा। वह उन लोगों के लिए भी कार्य करती है जिनको विद्या से दूर दूर तक कभी संबंध ही नहीं रहा, बेचारों की विद्या से नाता टूट गया था गुलामी के कारण, उनको वह विद्या देकर, आर्य बनाकर उनके गृहस्थी जीवन ठीक करती है। आर्य निर्मात्री सभा में छात्र भी आ सकता है जो कम से कम 12वीं कक्षा पास कर चुका हो, और एक 80 साल का बुजुर्ग भी आ सकता है। यह द्वार सबके लिए खोला गया है, परंतु इसका मुख्य लाभ गृहस्थों को ही होता है। इसके साथ अगला आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम। अब वानप्रस्थ आश्रम के नाम पर आज समाज में हम चारों तरफ देखते हैं भगवा वस्त्रधारी, सफ़ेद वस्त्रधारी, लाल वस्त्रधारी, गरवे वस्त्रधारी, गुलाबी वस्त्रधारी, न जाने कैसे कैसे भांति भांति, यहाँ तक कि काले वस्त्रधारी भी आज समाज में घूम रहे हैं। कोई अपने आप को बाबा कहता है, कोई सन्यासी कहता है, कोई वानप्रस्थी कहता है, भले ही उनको शब्द का अर्थ तक ना पता हो। और इस दशा को देखते हुए आर्य महासंघ ने बीड़ा उठाया वानप्रस्थियों के शुद्धिकरण का। शुद्धिकरण का अर्थात आज हमारे समाज में बुजुर्ग घर में ही रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि पुत्र का पुत्र हो जाए तो क्या कार्य मेरे लिए बचता है, क्या मैं करूं, क्या मैं ना करूं, और वह जीवन भर राग में, उसी राग में लिपटा रहता है और अंत तक ऐसे ही दुख में अपना जीवन व्यतीत कर देता। परंतु आर्य महासंघ व्यवस्था करता है प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो विद्या युक्त होकर, जिसके पुत्र के भी पुत्र हो जाएं और वह समाज के साथ रहते हुए, कार्य करते हुए अपनी विद्या बढ़ाना चाहता है, इसके लिए वानप्रस्थ आयोग आर्य महासंघ ने बनाया है। और यह एक ऐसा द्वार आर्य महासंघ ने खोल दिया है जिसमें हम बुजुर्गों में, आज जो हमारे बुजुर्ग आज समाज में एक तिरस्कृत रूप में जीवन जी रहे हैं, उनको एक नया जीवन दान आर्य महासंघ वानप्रस्थ आयोग के माध्यम से दे रहा है। तो उसी वानप्रस्थ आयोग की पहले चरण में 20 वानप्रस्थियों की, लगभग 20 से 30 वानप्रस्थियों की ट्रेनिंग प्रारंभ हो गई है। आप पूछेंगे ट्रेनिंग किस लिए? वो ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि प्रत्येक वानप्रस्थी की एक योग्यता होती है। बिना योग्यता के गरवे वस्त्र धारण करना, भगवे वस्त्र धारण करना, लाल वस्त्र धारण करना, यह समाज का अपमान है और उस वानप्रस्थ आयोग का भी अपमान है, वानप्रस्थ आश्रम का भी अपमान है। परंतु आर्य महासंघ इसको सुनिश्चित करता है कि हम अपमान नहीं होने देंगे, अपने ऋषियों की विद्या का अपमान नहीं होने देंगे, उनकी विद्या को गौरवान्वित करते हुए समाज में कार्य करेंगे। इसीलिए प्रत्येक वानप्रस्थी को एक योग्य बनाकर उसको विधिवत विद्या देकर उनका भ्रमण प्रारंभ हो गया है। सबसे प्रथम
चरण में प्रत्येक वानप्रस्थी के जो आर्य महासंघ के तत्वाधान में विद्या बढ़ा रहे हैं उनको 4 धामों की यात्रा के लिए भेज दिया गया है। अब उन धामों की यात्रा करते हुए जो आज के तथाकथित धाम बन गए हैं उन धामों की यात्रा करते हुए वह अनुभव देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि आज वानप्रस्थियों के नाम पर क्या क्या समाज में चल रहा है। साथ साथ वह जहाँ भी रुकते हैं, जहाँ भी ठहरते हैं, वह संध्या नियमित हवन उपासना आदि करते रहते हैं। तो वानप्रस्थ आयोग का ये जो द्वार आर्य महासंघ ने खोला है, प्रत्येक वानप्रस्थी के लिए जो द्वार खोला है उसके लिए आर्य महासंघ का कोटि कोटि धन्यवाद। वो परस्पर जहाँ देश वो बसाएंगे, मानवता का पाठ हम सभी को पढ़ाएंगे, मानवता का पाठ हम सभी को पढ़ाएंगे। हर दिल में ईश्वर का चिंतन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। यज्ञ की सुगंध से हम दुर्गंध को मिटाएंगे, यज्ञ की सुगंध से हम दुर्गंध को मिटाएंगे। स्वस्थ और संयमी सब जीवन को बनाएंगे, स्वस्थ और संयमी सभी जीवन को बनाएंगे। मानव पावनिया का कण कण होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। तो ये था जून माह का कार्य जो हमसे पिछले माह में हम तक नहीं पहुंच पाया था। अब बात करते हैं सामान्य समाचारों की जो जुलाई माह के हैं। स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी। क्षत्रिय महारथी हो यजमान पुत्र होवे, बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे। इच्छानुसार वर्षे परजन ताप धोवे। फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी। हो योग क्षेमकारी स्वा
तो जुलाई माह के कार्यों का आप जानते हैं सबसे पहले प्रारंभ होता है आर्य निर्माण से। और आर्य निर्माण की बात हो और राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा की बात ना हो, यह भी गलत ही होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के द्वारा लगाए जाने वाले आर्य प्रशिक्षण सत्रों की। सबसे पहला आर्य प्रशिक्षण सत्र हुआ 9-10 जुलाई को कुम्हार धर्मशाला मधुबन पार्क हिसार में। आचार्य रहे आचार्य कुलबीर जी, जिसमें 38 लोगों ने पंजीकरण कराया और 25 लोगों ने यज्ञोपवीत धारण करके अपने आर्य सिद्धांतों को जाना और आर्य पथ पर अग्रसर हुए। आदरणीय सभी आयोजक मंडल एवं प्रथम बार जी शिविरार्थी, ये प्रथम बार जो शिविरार्थी आए, मैं उनकी तरफ से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार का आयोजन किया गया, क्योंकि जो चीज़ें हमें महसूस हो रही है आज बाहर समाज में निकल के देखते हैं, युवाओं के लिए मार्गदर्शक बहुत ही कम रह गए और युवाओं को पथ भ्रष्ट करने वाले पग पग पर मिल जाएंगे। और ऐसे स्थान पे आप आए हैं और आपको मौका मिला है वैदिक सिद्धांतों से जानने का, समझने का और जीवन में अपनाने का अवसर आया। और एक बार यदि आपने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण कर लिया, आगे कहीं भी चले जाना, किसी भी क्षेत्र में चले जाना, कैसे भी लोगों के बीच में चले जाना, आप भटकेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास विवेक बुद्धि होगी, आपके पास ऋषियों का ज्ञान होगा और उससे आप परख सकते हैं ये सही है या ये गलत। क्योंकि युवाओं को आगे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हर प्रकार के स्थानों पे जाना होता है और वहाँ जब रखोगे तो पता नहीं किस किस प्रकार के लोग मिलेंगे। उनमें अपने जीवन को बढ़िया बनाए रखना, उसके लिए ये आपके लिए मील का पत्थर साबित हो। और एक बार मैं पुनः आचार्य जी का, जिन्होंने बड़े ही सरल तरीके से वैदिक सिद्धांतों को बतलाया। इस स्वाध्याय को हमने भी कर लिया, ग्रंथ हमने भी पढ़ लिए, लेकिन उन चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से, सरल तरीके से और सिस्टेमेटिक ढंग से एक एक बिंदु को जिस प्रकार से समझाया है, वास्तव में वो बड़ा ही अनुकरणीय है। और मुझे लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा जिन जिन बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है वो आपके हृदय में ना बैठे। जो पहला बिंदु प्रथम दिन आए, प्रथम शुरुआत हुई, वहां उस शिक्षा नामक शब्द से लेकर के, उस बुद्धि नामक तत्व से लेकर के और आज तक इस समापन तक बहुत सरल तरीके से उन पे प्रकाश डाला है और वो ज्ञान दिया गया है और वास्तव में एक एक शब्द हमारे भीतर उतर गया है। ऐसी सरल विधि दूसरी जगह में कहीं नहीं मिली। इसके लिए दूसरा आर्य प्रशिक्षण सत्र 9-10 जुलाई को ही संपन्न हुआ। यह हुड्डा सेक्टर 11-12 पानीपत में संपन्न हुआ और आचार्य अश्वनी जी उत्तर प्रदेश वाले आचार्य रहे और जिसमें से 55 लोगों ने नामांकन दर्ज किया अर्थात पंजीकरण किया और 22 लोगों ने यज्ञोपवीत धारण किया। 9-10 जुलाई को ही एक सत्र पूर्वी भारत में हुआ, जहां आज अन्य समाजें, अन्य संगठन जाने से कतराते हैं, वहां आर्य महासंघ पहुंचा और उनको भी अपने उन भाइयों को जो समाज से, अपने ही देश से कटे रहे, उनको अब आज भी अछूत की तरह व्यवहार किया जाता है। उनको चाइनीज कह के पुकारा जाता है, उनको न जाने क्या क्या कह के पुकारा जाता है, उनको चिंग किया ऐसे ऐसे शब्दों से पुकारा जाता है। उन अपने भाइयों को, उन बहनों को विद्या देने का प्रकल्प आर्य महासंघ ने प्रारंभ किया और वहाँ पर असम के गुवाहाटी में गढ़चुक में एक 2 दिवसीय लघु गुरुकुल का आयोजन किया गया, जिसमें 110 लोगों ने पंजीकरण कराया और 55 लोगों ने सिद्धांतों को जानकर, आर्य सिद्धांतों को जानकर वेद पथ पर आगे बढ़ने की प्रतिज्ञा करी। इसमें आचार्य रहे आचार्य हनुमत प्रसाद अथर्ववेदाचार्य दिल्ली से। 9-10 जुलाई को ही एक पुरुष सत्र
दिल्ली के गुरुकुल टटेश्वर जोंती में संपन्न हुआ। आचार्य रहे आचार्य सतीश जी, जिसमें 35 लोगों ने पंजीकरण कराया और 22 लोगों ने यज्ञोपवीत धारण करके वैदिक सिद्धांतों पर चलने की प्रतिज्ञा करी। अगला सत्र 15-17 जुलाई को लाल स्मृति भवन चंपारण बिहार में संपन्न हुआ, जिसमें 135 लोगों ने पंजीकरण कराया और 95 लोगों ने यज्ञोपवीत धारण करते हुए वैदिक सिद्धांतों पर चलने की प्रतिज्ञा करी। और इन सबको आर्य पथ पर अग्रसर करने वाले हमारे आचार्य रहे आचार्य उपाध्याय जी, अथर्ववेदाचार्य, दिल्ली से। अब मैं आप सभी के मध्य में आगामी सत्रों की भी जानकारी रखना चाहता हूं, ताकि आप लोगों में जो लोग आर्य सत्र के संपर्क में आना चाहते हैं, विद्या के संपर्क में आकर अपनी उन्नति चाहते हैं, समाज की उन्नति चाहते हैं, और वह किसी कारणवश उनको पता नहीं चल पाता कि आर्य प्रशिक्षण सत्र कहाँ हो रहा है, उन सभी के लिए मैं आप सबको आगे होने वाले सत्रों की सूचना दे रहा हूँ। 23-24 जुलाई को पुरुष सत्र फरीदाबाद के लकड़पुर में होने जा रहा है। अगर आप चाहें तो वहां के आयोजकों से संपर्क करके, राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के पदाधिकारियों से संपर्क करके उस सत्र में पंजीकरण कर सकते हैं, अथवा राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा की वेबसाइट www.aryanirmatrisabha.com पर जाकर भी आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। वेबसाइट पर आप जाएंगे तो बिना कुछ दूसरा पेज ओपन करे बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, अंतिम में जाएंगे तो वहाँ आगामी सत्र होगा और आगामी सत्र में आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं जिस सत्र में आप जाना चाहें। अगला आगामी सत्र होने जा रहा है गांव पोथनगर द्वारका वाल्मीकि चौपाल में, दिल्ली में अगला सत्र होने जा रहा है। उसमें भी आप भाग लेकर आर्य विद्या से जुड़ सकते हैं। और 30-31 जुलाई को एक सत्र होने जा रहा है उस भूमि पर जो क्षत्रिय भूमि रही और आज उस भूमि पर मांग उठ रही है अलग देश की। जानना चाहेंगे, आप सभी जानते भी होंगे, अर्थात पंजाब की भूमि पर, उस रणजीत सिंह की भूमि पर, उस वीरों की भूमि पर, उस भगत सिंह की भूमि पर वही आर्य प्रशिक्षण सत्र महिलाओं और पुरुषों का संयुक्त सत्र होने जा रहा है, जिसमें यह पंजाब के मोगा में संपन्न होगा। आप इसमें दिए गए नंबरों पर आयोजकों से संपर्क कर सकते हैं, राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, अथवा वेबसाइट पर विजिट करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। एक सत्र होने जा रहा है 30-31 जुलाई को भिवानी के सोहनलाल धर्मशाला दादरी गेट के ऊपर। इसमें भी आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी आर्य विद्या से अपनी उन्नति कर सकते हैं। अगला एक और सत्र जो 30 और 31 जुलाई को ही होने जा रहा है गीता विद्या मंदिर स्कूल खानरस सफीदों में, अर्थात जींद में। तो इन सभी आगामी सत्रों में जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं, अन्यथा आप संगठन के पदाधिकारियों से संपर्क करके उन्हें अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कि पूरे के सत्र की व्यवस्था भोजन, पानी, आवास की निःशुल्क है, परंतु नियम एक ही है, पूरे 2 सत्र का एक ही नियम है कि आपको दोनों दिन रहना अनिवार्य है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, जो कोई साथी, जो कोई महिला, जो कोई हमारी बहन, जो कोई पुरुष हमारा साथी अगर इस आर्य विद्या के संपर्क में आना चाहता, कहता एक दिन का समय दे सकता हूं, तो मैं उससे विनम्रता से निवेदन करूंगा, कृपया आप अगले सत्र में आए, परंतु दोनों दिन का समय दें, क्योंकि यह एक नियम है। बिना दोनों दिन का आप सत्र किए उस आर्य विद्या को भली भांति नहीं जान पाएंगे, और कहते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हम नहीं चाहते हमारे अपने भाइयों का, अपने लोगों का अधूरा ज्ञान हो, इसलिए हम पूरा ज्ञान देकर आप सभी को उस विद्या से पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप सत्र में आए पूरे दोनों दिन का अवकाश की व्यवस्था करके आए तो अच्छा होगा। अब जुलाई माह में जो आर्य निर्माण राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा किया गया, उसमें अगर देखा जाए तो 376 लोगों ने पंजीकरण कराया, जिसमें 219 लोगों ने वैदिक सिद्धांतों को जानकर आर्य पथ पर बढ़ने की प्रतिज्ञा करी। यह केवल 15 दिन का कार्य है जो राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा जुलाई माह में किया गया। अगले 15 दिन की जानकारियाँ अगले एपिसोड में आप सभी के मध्य में आएंगी। अब हम बढ़ते हैं आर्य महासंघ के तत्वाधान में काम करने वाले आर्या गुरुकुल महाविद्यालय की खबरों के बारे में। आर्या गुरुकुल महाविद्यालय मॉडल टाउन करनाल में प्रवक्त्री कक्षा का दूसरा भाग अर्थात दूसरा बैच अभी स्वाध्याय कर रहा है सामवेद का। वही सामवेद का स्वाध्याय जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में आर्य महासंघ के तत्वाधान में कार्य करने वाले आर्या गुरुकुल महाविद्यालय के प्रवक्ताओं द्वारा सामवेद का जो पारायण सुना था, ठीक वैसा ही पारायण आने वाले वीडियोज़ में आप आर्या गुरुकुल महाविद्यालय की प्रवक्त्रियों द्वारा भी आप देखेंगे। तो अभी उनका अभ्यास चल रहा है, जिसमें 11 प्रवक्त्रियां बिल्कुल दिन रात स्वाध्याय कर रही हैं सामवेद का। और इससे पहले 11
प्रवक्त्रियाँ उसको पास कर चुकी हैं। जब उनका सामवेद का स्वाध्याय हो जाएगा उसके बाद आप सभी के बीच में निकट भविष्य में सामवेद का पारायण प्रवक्त्रियों द्वारा भी आप देखने को मिलेगा। और यह पारायण जो आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता वह आपको घर बैठे देखने को मिलेगा। अगर आप में ऐसी विद्या अर्जित करने की इच्छा होए तो आर्य महासंघ का द्वार आप सभी के लिए खुला है। इसके साथ साथ जब भी हमें अपने घरों में कोई संस्कार कराने की आवश्यकता पड़ती है तो हम ढूंढते हैं पुरोहितों को। पहली बात तो हमें पुरोहित नहीं मिलते, पौराणिक मिलते हैं। अगर पौराणिक ना मिले, अगर कोई आर्य विद्वान पुरोहित मिल जाए तो हमें निश्चय नहीं होता कि वह उनका उच्चारण, उनकी शैली, उनका व्यवहार, उनका क्रियाक्रम जो भी वह कराते हैं वह वेद संगत है अथवा नहीं भी। परंतु आर्य महासंघ इसको सुनिश्चित करता है। और इतना ही सुनिश्चित नहीं करता, आज पूरे समाज में देखा जाए तो पुरोहिता के नाम पर एक बहुत बड़ा शून्य हमें समाज में देखने को मिलता है। परंतु आर्य महासंघ इस शून्य को खत्म करने जा रहा है, क्योंकि आर्य महासंघ समाज में उतार रहा है पूरे आर्य जगत का पहला पुरोहिता बैच। और ये पुरोहिता ऐसी पुरोहिताएं होंगी जो अपने घरों में आपके संस्कार कराएंगी, वेद पाठ कराएंगी, चाहे नामकरण संस्कार हो, कोई भी संस्कार आर्य पुरोहिताएं आर्य महासंघ के तत्वाधान में आर्य गुरुकुल मॉडल टाउन आप सभी के मध्य में उतारने वाला है। उनका भी प्रशिक्षण शुरू हो गया है, जिसमें 27 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। और वह उनकी कक्षा लगभग 1 माह की कक्षाएं रहेंगी। उसके बाद उनकी परीक्षा, उसके बाद उनका स्वाध्याय आदि निरंतर रहेगा। और ये प्रक्रिया देखना रहेगा किस प्रकार एक समाज को नई दिशा देंगे, किस प्रकार आज जिस समाज में एक शुद्ध पुरोहित नहीं मिल रहे, पौराणिकों से संस्कार कराने पड़ रहे हैं, उसमें आर्य महासंघ पुरोहिताओं को उतार रहा है। यह एक अनोखा कार्य होगा और यह एक ऐसा प्रेरणादायक कार्य होगा जिसमें मातृशक्ति को प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, हमें वेद पढ़ने का अधिकार है। अन्यथा समाज में यह धारणा बहुत आज भी चलती है कि महिलाओं को तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। और ये बात मैं बहुत पुरानी नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े पौराणिक विद्वान बड़े बड़े मंचों से इस बात को कहते हैं, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। उनको गुरु मानो। उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप बोला था कि चलते फिरते जिस भी टाइम, और आपने बोला था कि गायत्री मंत्र ऐसा नहीं है, वो शुद्धि का गायत्री विषय मंत्र वेद मंत्र है। हाँ जी। और पवित्रता का ख्याल देखो, वेदों का पालन हम नहीं करेंगे तो बताओ, हम आप सब नहीं करेंगे, कौन करेगा? मैं तो वेद ऐसे नहीं बोले जाते कि आप नहा रहे हैं और गायत्री मंत्र चल रहा है, ऐसे नहीं। गायत्री मंत्र तो बड़ी विधि विधान से जपना चाहिए। और गायत्री जपने का अधिकार गायत्री पुरुष ही कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। स्त्री को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी स्त्रियों को क्यों अधिकार नहीं है? अरे भाई, गायत्री वेद मंत्र है और वेद इतना कठिन है कि वेद समझ नहीं पाएंगे। गायत्री में 24 अक्षर हैं। 24 अक्षर के समझाने के लिए वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक लिख डाले रामायण। तो आप गायत्री का अर्थ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने रामायण भागवत जी लिखी। आप भागवत पढ़ो, आप गीता पढ़ो, आप रामायण रामचरितमानस पढ़ो। गायत्री मंत्र मना कर रहे हैं वेद पुराण। मैं नहीं मना करता, मैं कौन होता हूं मना करने वाला? मेरी क्या हैसियत? मैं नहीं मना करता, मैं क्यों मना करूंगा? वेद खुद मना करता है। वेद खुद मना करता है कि ये स्त्रियों को नहीं पढ़ना। अब प्रश्न स्त्रियां करें क्यों नहीं पढ़ना? स्त्रियों को इसलिए इतना कठिन है, आपकी समझ में नहीं आएगा, आप उच्चारण नहीं कर पाएंगी। परंतु आर्य महासंघ वेद संगत कार्य करते हुए इसको स्थापित करेगा कि महिलाओं को वेद पढ़ने का भी अधिकार है, 16 संस्कार करने का भी अधिकार है और आचार्य बनने का भी अधिकार है। तो इसी के लिए पुरोहिता बैच आर्य महासंघ का शीघ्र ही आप सभी के मध्य में समाज में कार्य करते आप सभी देखेंगे। अब बढ़ते हैं आर्य गुरुकुल महाविद्यालय मुजफ्फरनगर की ओर। आर्य गुरुकुल महाविद्यालय में भी इससे भी कुछ रोचक देखने को मिलने वाला है। आर्य गुरुकुल महाविद्यालय मुजफ्फरनगर में आपके लिए आने वाले हैं भजन उपदेशक। भजन उपदेशक की एक कक्षा शुरू होने वाली है जो आर्य गुरुकुल मुजफ्फरनगर में होने वाली है। इस कक्षा में आप सभी लोग जो रुचि रखते हैं कि हाँ, मैं अच्छा स्वर के साथ गा सकता हूँ, बहुत अच्छी शैली में गा सकता हूँ, तो वह आर्य भजन उपदेशक भी बन सकते हैं। उसके ऑडिशन आज अब चल रहे हैं। ऑडिशन कैसे देना है, कहाँ देना है, किससे संपर्क करना है, इसके लिए आप अपने जनपदीय अधिकारियों से बात करें और कहें उनको कि मुझे आर्य महासंघ के भजन उपदेशक के लिए ऑडिशन देना है, वो आपकी निश्चित ही व्यवस्था करा देंगे। अभी ऑडिशन ऑनलाइन चल रहे हैं, परंतु कक्षा ऑनलाइन नहीं होंगी, उसके लिए आपको जाना रहेगा। संभवतः 3 दिन की कक्षा रहने वाली है। कोई भी बदलाव होगा तो आपको सूचना मिल जाएगी।
अब इसके बाद जब ये आर्य भजन उपदेशक समाज में उतरेंगे तो आप जानते हैं समाज में भजन उपदेशक मोटी रकम के साथ बड़े ही भावहीन गीतों को गाते हमने देखा है, सुना है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि जब विद्या युक्त गीत गाए जाते हैं तो उनका परिणाम भी ऐसा ही होता है जैसे कथावाचकों की कथाओं का रहता है। परंतु आर्य महासंघ इसको सुनिश्चित करता है कि आर्य महासंघ के भजनोपदेशक न मात्र अपने व्याख्यानों से अपितु अपने भजनों से भी आर्य निर्माण के लिए अग्रसर करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आर्य गुरुकुल महाविद्यालय मुजफ्फरनगर कार्य कर रहा है। इसके साथ साथ आर्य गुरुकुल महाविद्यालय में ही एक शोध कार्य चल रहा है। शोध कार्य, यह कैसा शोध कार्य है? बिल्कुल, यह शोध कार्य एक ऐसा शोध कार्य है जो आर्य समाज को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, परंतु नहीं हुआ दुर्भाग्यवश। परंतु आर्य महासंघ इसको कर रहा है और वो कार्य है आर्य उद्देश्य रतनमाला के जो 100 सिद्धांत ऋषि दयानंद ने आर्य उद्देश्य रतनमाला में लिखे, उनके अतिरिक्त सत्यार्थ प्रकाश में 100 सिद्धांतों को और खोजना यह कोई सरल कार्य नहीं है। ये बहुत ही बड़ा व्यापक कार्य है और इस कार्य को वही आर्य प्रवक्ता, आर्य प्रचारक कर सकता है जो विद्या युक्त होगा, जो सिद्धांतों को जानता होगा। क्योंकि ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की एक एक वाक्य में एक एक सिद्धांत रख रहे हैं और उन सिद्धांतों में से 100 सिद्धांतों को छांट लेना कोई बहुत सरल कार्य नहीं है। परंतु आर्य महासंघ के प्रवक्ता इस कार्य को कर रहे हैं और आप जल्दी देखेंगे इसी प्रकार जिस प्रकार आर्य उद्देश्य रतनमाला के 100 सिद्धांत हैं, इसी प्रकार आर्य महासंघ के प्रवक्ता भी ऐसे ही हजारों सिद्धांत आप सभी के बीच में रखेंगे। फिर वो सिद्धांत आपको व्याख्यानों में देखने को मिलेंगे, उनके लेखों में देखने को मिलेंगे और उनके भाषणों में, उनकी जानकारियों में आप हर जगह उन सिद्धांतों से ओतप्रोत जानकारियां देखने को मिलेंगी। यह भी अपने आप में एक विशेष, रोचक और एक चुनौतीपूर्ण कार्य आर्य महासंघ के प्रवक्ता आर्य गुरुकुल महाविद्यालय के तत्वाधान में कर रहे हैं। आर्यों की बात और संरक्षण की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए अब बढ़ते हैं आर्य संरक्षणी सभा के कार्यों की ओर। और आर्य संरक्षणी सभा के कार्यों में सबसे पहला बीड़ा जो आर्य संरक्षणी सभा ने उठाया है वह उठा रखा है कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक आर्य समाज की स्थापना हो। और इसी के तहत दिन रात आर्य संरक्षणी सभा के आर्य प्रचारक, आर्य प्रवक्ता समाजों की स्थापना कर रहे हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप अब प्रत्येक सप्ताह सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम भर जाता है आर्य महासंघ के, आर्य समाजों के साप्ताहिक कार्यक्रमों के लिए। अब जब वह साप्ताहिक कार्यक्रम समाज में बाहर आते हैं प्रचार के लिए तो आर्य जगत स्तब्ध हो जाता है। ये इतने सारे आर्य समाज कहाँ से आ गए, कैसे कार्य कर रहे हैं? क्योंकि इनकी सफलता का पीछे एक ही कारण है और वह संगठन युक्त, विद्या युक्त होना। और आर्य महासंघ अपने आर्य समाजों में जितनी स्थापनाएं वह कर रहा है वह सारे एक विचार वाले होकर एक विधि से, जो ऋषियों की बताई विधि है उसी विधि से सारे संस्कार, उसी विधि से सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं। और इनके साप्ताहिक कार्यक्रम आप सभी को फेसबुक, व्हाट्सएप पर देखने को अवश्य मिल रहे होंगे। नहीं मिल रहे तो आर्य जगत यूट्यूब चैनल आपके लिए ये जानकारी देने के लिए सुनिश्चित करता है। इसके अलावा एक विशेष कार्य आर्य महासंघ के हमारे आर्यगण करते हैं और वो कार्य है जहाँ सब लोग जाने से डरते हैं, जहाँ हमारे हिंदू जाने से डरते हैं, और वह स्थान है शमशान घाट। अरे कहते हैं वहाँ से तो जितना दूर रहो उतना अच्छा, परंतु सबको एक दिन जाना वहीं पड़ता है। और वहाँ भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जिनको हम नहीं देखते। जो करना हमारा कर्तव्य कर्म होता है उन व्यवस्थाओं की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, परंतु आर्यों का ध्यान जाता है और व्यवस्थाएं बनाते हैं। आपको जानकारी देना चाहता हूं, हमारे दिल्ली के घिटोरनी आर्य समाज के कार्यकर्ता न मात्र शमशान घाट की सफाई करते हैं, अपितु वहाँ पानी का उचित प्रबंध, वहाँ की और व्यवस्थाएं, वहाँ पर बैठने की व्यवस्थाएं, वहाँ कुछ प्रकार की जो अंतिम संस्कार में जितनी भी आवश्यकताएं रहती हैं, जो सामग्री की आवश्यकता रहती है, उसका उचित प्रबंध घिटोरनी आर्य समाज करता है। और यह अपने आप में अन्य लोगों के लिए, अन्य गाँवों के लिए, अन्य लोगों के लिए, पूरे जन समुदाय के लिए, पूरे आर्य जगत के लिए प्रेरणा का कार्य है। अरे शमशान घाट की तरफ हमारी नज़र ही नहीं जाती, उनमें भी तो व्यवस्था हमारी है। अरे हम ही तो अंतिम संस्कार सही विधि से करना जानते हैं। अगर हमारे लिए व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो किस विधि से आप संस्कार करेंगे? परंतु आर्य महासंघ इस चीज़ को जानता है, गंभीरता से लेते हैं आर्य महासंघ के युवक। इसीलिए प्रत्येक समय के अनुसार, चाहे वो साप्ताहिक करे, मासिक करे, वार्षिक करे, शमशान घाटों की सफाई भी होती रहती है। और घिटोरनी आर्य समाज इसमें अव्वल दर्जे पर कार्य कर रहा है, क्योंकि घिटोरनी आर्य समाज का कार्य अतुल्य कार्य है जो हमें आर्य जगत में देखने को मिलता है।
और इतना ही नहीं, ये घिटोरनी आर्य समाज सिर्फ शमशान घाट तक की सफाई तक सीमित नहीं हो गया है। आज हमारे पहले तो गांव में, समाजों में देखते थे बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे, और आज वो तालाब पूरे गांव का, पूरे शहर की गंदगी जहाँ इकट्ठी होती है ऐसा केंद्र बन गए हैं। और उन तालाबों की सफाई करने का भी जिम्मा घिटोरनी आर्य समाज ने अपने क्षेत्र में उठाया हुआ है। इस घिटोरनी आर्य समाज की कार्य को आर्य महासंघ के लिए, आर्य महासंघ की तरफ से, आर्य जगत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके प्रत्येक कार्यकर्ता को शुभकामनाएं कि वो दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं। ईश्वर करे आपके संगठन, आपके कार्यकर्ता इसी प्रकार बल बुद्धि विद्या अर्जित करते रहें और समाज को अपना योगदान देते रहें, ताकि समाज आपसे प्रभावित हो, ताकि वो भी आर्य विद्या से जुड़ सके। इसी शुभकामनाएं के साथ आज के हम समाचार समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज के समाचारों में आपको रोचक जानकारियां मिली होंगी। अगर आप इसी प्रकार की और जानकारियां चाहते हैं या आप कोई अन्य गतिविधि आर्य जगत में कर रहे हैं तो हम तक भेजिए। हम तक भेजने के लिए आर्य महासंघ के किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क कीजिए, पदाधिकारी से संपर्क कीजिए, राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा की वेबसाइट पर विजिट कीजिए, आर्य महासंघ के जो आधिकारिक नंबर है उन पर संपर्क कीजिए, तो आपकी जानकारियां हम तक अवश्य पहुंचेंगी। और आपकी जानकारियों को भी आर्य जगत आप पूरे संसार तक पहुंचाने के लिए अवश्य कार्य करेगा। तो आप सबको जाने से पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आओ हम सब लोग मिलकर आर्य जगत बनाएं, आर्य संसार बनाएं और सपना साकार कर दे किरणंतो विश्वम आर्यम का। शुरुआत होगी अखंड भारत से, शुरुआत होगी आर्यावर्त से। आओ आर्यावर्त बनाएं, आओ आर्य बनाएं। इसी के शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्ते जी। गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की हो बहु तुम, जिंदगी की हो बहु तुम, झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। हसरते महलों की गर तुम को सताए आन कर, हसरते महलों की गर तुम को सताए आन कर, कुछ गरीबों की भी जाकर, कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, जल चुके जो शव हैं उनकी, जल चुके जो शव हैं उनकी अस्थियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो।
पहले अगर तुम हक पर आया सोच लो, कितने भूखों की है इसमें, कितने भूखों की है इसमें रोटियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। आदबोचे कर कहीं तुमको सिकंदर सा गुरु, आदबोचे कर कहीं तुमको सिकंदर सा गुरु, हाथ खाली आते जाते, हाथ खाली आते जाते अरतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण